धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां किशन अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने की वजह से वहां का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक बहुत गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का ख्वाब था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो मैं इस कदर आज परेशान नहीं होती और अपना मुस्तकबिल तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर समय मुझे ताना सुनाती हो। अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ कम से कम तुम्हें 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज्जा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। अरे तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नीलगाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है? ना पिज्जा है ना बर्गर, यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम हैं कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों फिक्र मत करो, हमारा वक्त भी बदलेगा, कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहाँ पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए और किशन से पूछने लगे। अरे किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। न परिवार साथ है न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, पैसे की समझ आ रही है कि तुम्हारी गृहस्थी मुसीबत में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई धंधा करना है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मालिक। इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की मिल में नौकरी मिल जाती है। किशन, मैं तुम्हें महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें दिल लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जी मालिक साहब, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और बाजार में कभी नजर मत आना।
तुम्हें अब यहाँ कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ये बुरा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मुझे मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार मैं अकेले कितना काम करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं आपके झूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2,000 दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त कबूल है, मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत चुका था। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी बीवी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब, जूते पॉलिश करा लो, सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ आ जाओ। अपने बच्चों की ये हालत देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई आखिर? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पापा किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी बीवी के बहुत ताने सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलिए हम अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चे से जूते पॉलिश करवा सकता है? किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं हर रोज इन्हें इनके मन का खाना खिला सकूं। और इतना ही है तो यहाँ से इनको लेकर चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। किशन अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2,000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2,000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद लगाकर तुम्हें अब पूरे मुझे 1,00,000 रुपए देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी बीवी साया से कहा, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तब मैंने पिज्जा बनाने का तरीका सीखा था और अब मैं वही धंधा इस गांव के हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या सच?
क्या आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं। और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। देखा ना जाने मन, मैंने कहा था ना कि हम जरूर काबिल होंगे। बस हमें जुनून और मेहनत से काम करना होगा। आपने सही कहा। अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छी तरबियत भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब मैं ये देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर मुझसे मेरा घर और खेत दोनों ले गया। मालिक, आप भी खामे खा फिक्र कर रहे हैं। हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस खूबसूरत औरत को परोसा। वाह, ये तो बहुत ही लाजवाब पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है, तो अब आप घर की ही हुई। अब आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस खूबसूरत औरत ने एक फरिश्ते का रूप ले लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया। मैं एक मायावी फरिश्ता हूँ। तुम्हारी नेकी और ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुई। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो एक बड़ा पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो वहां से चली गई और किशन और साया उस फरिश्ते की दुआ से बेहद खुश हो गए। रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनकी दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता न करिए। जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे के दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक दरख्त की डाली बहुत तेजी से उनकी ओर आई और उन्हें अपने साथ उठाकर दरख्त के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश ना रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा खानदान कितनी बड़ी मुसीबत में था, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? जाओ, तुम लोग अब ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहाँ से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दरख्त ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। रवि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अम्मी देखो, अब्बा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। अरे बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजनी है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था
कि उसे मोटी और वजनी लकड़ियां चाहिए कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपये देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तुम मेरे लिए चाय बनाओ, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्बा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि फौरन वहाँ आ गया। आप ही का इंतजार कर रहा था, ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है, मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें खालिस कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए। पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाईजान, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत वजनी है। हाँ भाईजान, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को अलविदा कहकर वापस घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी बीवी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब ऊपर वाले का करम है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही रोज सीता ने स्कूल की फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे ऊपर वाले, अपना करम ऐसे ही हम पर बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले हैं, हमें देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से दरख्त के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा। कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच कर रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर उसे अपने कंधे पर लाद कर वो गांव की जानिब चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बेहद खुश था। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काट कर मिस्त्री को फरोख्त किया करता था। फिर एक रोज रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, लेकिन इस मर्तबा उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को फौरन अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके 2 बच्चे भी अस्पताल आ गए। अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना अम्मी? हाँ हाँ, ऊपर वाला है ना, उन पर यकीन रखो। डॉक्टरों ने काफी वक्त तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। दरख्त के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे ऊपर वाले, इनका ऑपरेशन करना होगा। उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे शौहर ही हमारे घर के हाकिम थे। फिर तो आप कुछ रोज में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा खानदान आंसुओं में डूबा था। रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ रोज बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा ऊपर वाला होता है। फिलहाल मेरे पास 5000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ता से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों अब्बा के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी। सीता बाजार के लिए निकल गई।
बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसे भाईजान? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना है तो ले लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर एकाएक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान हाजिर हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है अम्मा? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने फौरन 1 किलो बैंगन खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब चल पड़ी और वो जादू से हाजिर हुई बैंगन की दुकान गायब हो गई। जब सीता घर पहुंची, अम्मी तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ, तुम लोगों को बैंगन का भरता खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे भी मिल जाते। जो है उसी में, हे ऊपर वाले। सीता विजय को डांटने ही वाली थी कि उससे पहले उन सब के सामने बैंगन का भरता और पराठे आ गए। ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मी, अब तक तो ये यहाँ नहीं थे। लेकिन कैसे? रुको अम्मी, काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते। और बोलते ही बोलते उनके पास खिलौने आ गए। बाप रे, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे शौहर ठीक हो जाएंगे। और फौरन रवि ठीक हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। सीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। शुक्रिया, शुक्रिया जादुई बैंगन। सीता और बच्चों ने रवि को गले लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। रवि और सीता की सारी परेशानियों का हल मिल चुका था। पूरा खानदान खुश। फिर एक एक करके सभी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें मांगने लगे। ऐ जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे जिससे ना सिर्फ अपने खानदान का गुजर बसर कर सकूं, बल्कि गरीबों की मदद भी कर पाऊं। रवि के सामने ढेर सारे पैसे और सोने की मोहरें आ गई। हे जादुई बैंगन, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और उसके बाहर 2 गौ माता भी चाहिए। और देखते ही देखते सीता और रवि का घर एक आलीशान हवेली में तब्दील हो गया। अम्मा, गौ माता की आवाज आ रही है। जब सब लोग बाहर आए तो उनके आंगन में 2 गायें थी। सीता बेहद खुश थी। वो लोग वापस अंदर गए। और क्या मंगवा सकते हैं हम? हमारी जरूरत की हर चीज हमें मिल चुकी है बच्चों। अगर हम और मांगते रहे तो हमारा लालच बढ़ता ही जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता है बच्चों। सीता ने वो जादुई बैंगन अलमारी में रख दिए और उस रोज से रवि और उसके खानदान ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब से वो बस गरीबों के लिए ही दौलत मांगते थे। उनका जादुई बैंगन एक जरिया बन गया जिससे ऊपर वाले जी गरीब बच्चों की मदद करने लगे। और वो जादुई बैंगन रवि और सीता को ही मिला, क्योंकि वो बेलौस मुफलिसों की खिदमत का मकसद रखते थे। एक कस्बे में शेखर नाम का 22 साल का युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बेहद ज्यादा होशियार था, लेकिन शेखर के अम्मी अब्बू बेहद गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके अब्बू कमल प्रसाद ने अपने बेटे शेखर से कहा, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पापा? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की अम्मी अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माँ बाप यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो कि इन्होंने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक तालीम दिलवाई है। कॉलेज की फीस का बोझ अब ये नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पापा का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा ने 1-1 रुपया जमा कर कर मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली है कि अब मैं बच्चों को तालीम देकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माँ बाप को
अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस कस्बे में जिस भी माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं बेटा। अरे लोग तो तालीम के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो तालीम के नुकसान बताने लग जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा के काम में हाथ बटाओ। अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है मम्मी कि मैं नहीं चाहता कि पापा अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पापा की तरह मजदूरी करूं? नहीं मम्मी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला जाता है। कमला प्रसाद अपनी बीवी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ मम्मी। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को पैसा भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर अपने घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर जाकर कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी की बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। बाप मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपने हाथ में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी पापा की तरह अपनी जिंदगी मजदूरी करते करते निकाल दूं? मैं अपने आने वाली पीढ़ी को इस मुसीबत का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटों में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि नितिन उसे अचानक देखकर चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारा मसला नितिन को कह सुनाया। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन बाद यहाँ आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूँगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूँगा। मुझे माफ करना शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें अपने माँ बाप को गांव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। और जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ वक्त बाद एक बूढ़ा आदमी शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने अब्बू की झलक नजर आई। शेखर ने सारा मसला उस बूढ़े आदमी को कह सुनाया कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसकी बेइज्जती करके कमरे से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है, तुम चाहो तो मेरी दुकान में काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े आदमी की बात बेहद पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े आदमी के दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता
और रात के समय बूढ़ा आदमी जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसके दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर ने उस बूढ़े आदमी से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर, आज से तुम ही किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बेहद बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जाज लोगों को बेहद पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने अम्मी अब्बू को मनी ऑर्डर किया करता था। अचानक उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी के इंतकाल के बाद उस बूढ़े आदमी का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पापा को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, आप अगर मुझे दुकान से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। और वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसके दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सबसे मदद मांगू। अब से मैं अपना कारोबार खुद से शुरू करूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बेहद मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक अपनी छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वालों की संख्या बेहद ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बेहद पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन हैं? मेरा नाम मोहन लाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। वो बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही चालू होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पे दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा ट्राई क्यों नहीं करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सारे नए तरीके आते हैं। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका एक विदेशी से सीखा था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरा वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने होंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बेहद बड़ी बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ पे तो कोई मजदूर नहीं है और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही वक्त में शेखर की समझ में सब कुछ आ गया। शेखर बेहद सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान गया और सुबह तक उसने सारा वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार आदमी जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर के दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ पे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की खुशबू है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उठाकर उसे दे दिया। वड़ा पाव पिज्जा खाकर वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो,
मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा बेहद मशहूर होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का बेहद अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा की बिजनेस की ओर था। कुछ वक्त के बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की दुकान अमेरिका में खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में बेहद फेमस होने लगा। कुछ वक्त बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के अम्मी अब्बू और कस्बे के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपनी पापा की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर। मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर दिमाग के साथ तालीम भी जुड़ जाए तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गांव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। शेखर ने मुखिया और अपने अम्मी अब्बू से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे दोस्त मोहन लाल जी है। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव पिज्जा नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव पिज्जा मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास जा पहुंचा। वो बेहद दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहन लाल ने बेहद दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं ली थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर बेहद हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहन लाल जी बेकरी के सामने होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है। और जिन मोहन लाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? मोहन लाल जी 1950 के दशक में इस कंपनी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने एक चेक निकालकर शेखर को दे दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के आदमी की सिग्नेचर है। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे इंसान के नाम की चेक काट के दे रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शेखर की समझ में अब सब कुछ आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारी थे। शेखर मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए मशहूर है।